कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो डेफिनेशंस हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं वन बाय वन एक एक डेफिनेशन को डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। व्हाट इज अ कांस्टेंट? मतलब जो मैथमेटिक्स के अंदर हम कुछ नंबर्स यूज करते हैं, देयर आर सम नंबर्स व्हिच आर कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट नंबर कैसा नंबर होगा? विच विल नेवर चेंज। मतलब कोई भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कोई भी मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है? ए कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी विच ड्यूरिंग एनी सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मान लो मैंने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने से, दैट कैन बी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन, उस कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट की वैल्यू वैसे ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने किसी भी इक्वेशन में मैंने 2 लिखा था, से सम x प्लस 2, तो ये जो 2 का वैल्यू है ये कभी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यू नो अबाउट कांस्टेंट्स, बट बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा एक बार रीकैप लेना जरूरी है। उसके बाद एक होता है वेरिएबल। प्योर मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो आज, तो थिंक ऑफ दिस क्लास एज अ मैथ्स क्लास, नॉट फिजिक्स क्लास। बट हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो सारा का सारा कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं, कैलकुलस, इसमें दो तरीके का आएगा, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। और ये दोनों बनाए किसने थे? किसी मैथमेटिशियन ने नहीं बनाए थे, ये दोनों बनाए थे न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन को जब जरूरत पड़ी फिजिक्स के लिए, अपनी फिजिक्स के लिए, तो ये कैलकुलस का मतलब इन्वेंशन ही कह लो कि एक तरीके से उसने कैलकुलस बनाया अपना, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो सेकंड हमारे पास क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी? जो डज नॉट रिमेन सेम, मतलब उसकी आप वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो, उसकी वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल, मान लो जैसे x की वैल्यू है, तो मुझे मान लो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि कभी तो x की वैल्यू 1 है, कभी x की वैल्यू 2 है, कभी x की वैल्यू 3 है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन x कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो एक वेरिएबल ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। इट इज केपेबल ऑफ एज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यूज, इसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो वेरिएबल हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है इंडिपेंडेंट, वन कैन बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द अदर वन इज डिपेंडेंट। अब नाम से ही क्लियर है कि ये जो इंडिपेंडेंट है ये अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज लेगा, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी जो वैल्यूज हैं वो खुद से डिसाइड हो रही हैं। is one which may take up any arbitrary value that may be assigned to it. For example, देखो मैंने अगर एक इक्वेशन लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिख दिया, अब मैंने ऊपर सिर्फ 2 प्लस एक्स लिखा था, मैंने अब यहाँ पे क्या लिख दिया? y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अब यहाँ पे देखो ये जो x है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। मतलब इसकी वैल्यूज हम इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं, x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, x की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। बट ये जो y है, दिस इज समहाउ डिपेंडिंग ऑन x। अगर मान लो आप x को 1 चूज करते हो तो y का आंसर 3 आएगा। y ऐसा नहीं हो सकता कि y 7 आ जाए अपनी मर्जी से, ठीक है। तो y का वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो y कैसा वेरिएबल हो गया? y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, और x हमारा कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कंप्लीट डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, मैंने ऐसा ही मतलब ये मैं आपके लिए ही लिखता हूँ, आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो किसी भी टाइम पे, नहीं तो लाइव क्लास की जो वीडियो आती है उसमें से आप देख के कर सकते हो। बट यू शुड राइट ऑल दीज थिंग्स, जो अपनी नोटबुक आप बना रहे हो उसमें आप ये सारी चीज़ें बनाते रहो,
ठीक है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो नेक्स्ट क्या है, ये तो बेसिक चीजें होगी। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। नेक्स्ट वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज अ फंक्शन। कि फंक्शन किसे बोलते हैं, हम मैथ के टर्म्स में हम फंक्शन किसको बोलते हैं। व्हेन वन क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन अनदर और अपॉन अ सिस्टम ऑफ अदर क्वांटिटीज। मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी, we suppose we have a physical quantity, right, and that physical quantity is depending on other physical quantities, depends on other physical quantities। मैं एक ऐसे एग्जांपल से आपको समझा दूंगा जो आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि मोमेंटम p से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। वो प्रोडक्ट होता था किसका, मास और वेलोसिटी का। तो यहाँ पे बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि मोमेंटम जो है इज अ p, मोमेंटम इज अ फंक्शन ऑफ, मोमेंटम इज अ फंक्शन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा। तो मोमेंटम इज अ फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब ही यही है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि दैट फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी दो फिजिकल क्वांटिटी पे या चार पे डिपेंड कर रही है, वो उन क्वांटिटीज का क्या है, फंक्शन है। तो इसमें हम जैसे एक बार पूरी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। व्हेन वन क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन अनदर और अ सिस्टम ऑफ अदर्स in such a manner as to assume a definite value when a system of definite values is given to the others। अब देखो what does it mean कि अगर मैं v और m, मास और वेलोसिटी को डेफिनेट कुछ वैल्यूज दे दूं, मैं फिक्स कर दूं वैल्यूज। मास मान लो मैंने फिक्स कर दिया 2 kg है, और वेलोसिटी मैंने फिक्स कर दी 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने ये डेफिनेट वैल्यूज इनको दे दी। तो वंस आई हैव गिवन द डेफिनेट वैल्यूज टू मास एंड वेलोसिटी, then p will attain a definite value, p will attain a fixed value। तो in that way I can say कि p is a function of m and v। या simply आप कह सकते हो बस कि if a physical quantity depends on other physical quantities, then we say that the first जो physical quantity है that is a function of other quantities। अब देखो मैंने बोला कि एक फिजिकल क्वांटिटी जब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज फंक्शन ऑफ सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका नोटेशन हम कैसे करेंगे, लिखते कैसे हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है मेरे पास y, ठीक है, वी हैव अ वन वेरिएबल y एंड दिस वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ सम अदर वेरिएबल x। अब y जो है वो किसकी वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, लाइक दिस, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको बोलते क्या है बेटा, ध्यान से सुन लो, इसको रीड हम कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x। f इंटू x नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे रीड करते हैं, रीड करना आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है बेटा, जो मैंने पीछे बताया कि y जो एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन सम अदर फिजिकल क्वांटिटी x। तो हम बोल सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज डिपेंडिंग ऑन x। इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कैपिटल F लिख दो। तो वो अलग अलग नोटेशन हो सकते हैं, लेकिन मतलब वही है, y इज फाई ऑफ एक्स, सम अदर फंक्शन ऑफ x। तो वो सिर्फ नोटेशंस हैं, इनमें से कोई भी नोटेशन हो सकता है, बट दिस इज हाउ वी राइट कि वन वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ सम अदर वेरिएबल।
ओके, तो बहुत बार इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ऐसा भी लिख देते हैं एफ एक्स, बट हम इसको अवॉइड करेंगे, हम इस नोटेशन को यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा यही लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज व्हाट विल राइट। एंड अगर मान लो एक से ज्यादा क्वांटिटीज का फंक्शन हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल इज फंक्शन ऑफ, u कोई वेरिएबल है एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। ठीक है, वो तीनों क्वांटिटीज का फंक्शन है, मतलब एक अकेले का फंक्शन नहीं है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे तो y देखो किसका फंक्शन है, सिर्फ x का फंक्शन है। बट हम ऐसा भी बोल सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र प्लस 10, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो u है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, तीनों का फंक्शन है u यहाँ पे। हाँ, अब डिफरेंशिएशन की बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब समझेंगे कि क्या होता है। एक ये ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और इसी ग्राफ से आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपने ऐसा कुछ कभी किया है। 9th क्लास में आपने जो मोशन चैप्टर पढ़ा होगा वहां पे आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्स टी ग्राफ बनाए होंगे, राइट? मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैंने एक्स और टी ग्राफ बनाया और ये क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं तो वो स्लोप मुझे क्या देता है, वेलोसिटी देता था। स्लोप, और स्लोप कैसे निकालते थे, मान लो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू पता है x1 है, यहाँ मुझे x की वैल्यू पता है x2 है, यहाँ मुझे टाइम पता है t2 है, यहाँ मुझे टाइम पता है t1 है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम बाय डेफिनेशन, और वो क्या आ जाता था x2 माइनस x1 बाय में t2 माइनस t1। और इस ग्राफ के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ये x2 माइनस x1 बाय में t2 माइनस t1 क्या होगा, हम ये ट्रायंगल बना लेते थे यहाँ पे, और फिर हम कहते थे कि हमने ये स्लोप निकाला tan थीटा। अगर मैं निकालूं इस ट्रायंगल में, if I try to find the value of tangent of theta, then this will be equal to this perpendicular over base। इस ट्रायंगल में अगर मैं ये एंगल थीटा मान लेता हूँ और मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो that will be equal to this tangent of theta will be equal to perpendicular, और ये perpendicular क्या होगा, सीधा जो आपको फिगर से दिखाई दे रहा है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय में t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। और फिर इस tan थीटा को हम क्या बोलते थे, स्लोप बोलते थे। tan थीटा इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज गिविंग यू द वेलोसिटी। तो ऐसा कुछ हमने 9th क्लास में किया था। अगर नहीं आपको याद था तो मैंने आपको रिकैप दे दिया उसका। ठीक है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। अब वहां पे देखो होता क्या था कि ये जो स्लोप हम निकाल पा रहे थे वो हर जगह पे सेम आता था। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमेशा ये एंगल, मान लो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैंने चूज किया था तो एंगल थीटा था। इफ आई चूज एनी टू अदर पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो भी एंगल वही रहेगा, थीटा। ठीक है, तो भी ये एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। और एंगल थीटा रहेगा तो tan थीटा का भी वैल्यू सेम ही आएगा क्योंकि एंगल सेम है। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो tan थीटा का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू चेंज नहीं होता। और वहां पे हमने सिर्फ ऐसा मोशन पढ़ा था जिसमें ग्राफ एक्स टी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा था। लेकिन हम बस ये बोल देते थे कि अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा ना, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कुछ रैंडम सा ग्राफ आ जाएगा। सो दिस विल बी द ग्राफ, सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है। लेकिन हमने वहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई वेलोसिटी या कुछ भी ऐसा निकाला नहीं था। हमने सिर्फ वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था वो किस मोशन के लिए निकाला था, हमने यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, सिर्फ इसके लिए हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है। अब आज हमने ये पढ़ना है कि अगर ग्राफ हो नॉन यूनिफॉर्म तो उस टाइम पे हम स्लोप कैसे निकालेंगे और उस टाइम पे वो स्लोप का मतलब क्या होगा। ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक एक बैकग्राउंड दिया कि ये जो भी हम पढ़ना चाह रहे हैं किस कंटेक्स्ट में आपके लिए यूजफुल होगा। तो ये अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया, मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में कोई बात नहीं की है अभी तक। अभी सिर्फ एक बैकग्राउंड दिया कि ऐसा ऐसा कुछ आप पढ़ के आए हैं पहले, और उस कॉन्टेक्स्ट में ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। अब एक बार मैं ये इरेज कर देता हूँ बेटा, और फिर मैं आपको इस ग्राफ से समझाता हूँ कि what is it that we want to understand. ओके, तो देखो भाई, अब अगर मान लो ग्राफ जो है ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है y इज सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है। एंड फॉर एवरी फंक्शन आई कैन मेक अ ग्राफ। फॉर एवरी फंक्शन आई कैन मेक अ ग्राफ, मुझे कैसा भी फंक्शन दिया हो। ठीक है। अगर मान लो मुझे ऐसा दिया y इज इक्वल टू एक्स, तो मुझे पता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है तो मुझे पता है कुछ ऐसा फंक्शन बनता है। ठीक है। फॉर एवरी फंक्शन आई कैन मेक अ ग्राफ। अब अगर मुझे ग्राफ पता हो तो आई कैन ऑल्सो फाइंड द स्लोप। ठीक है। आई कैन ऑल्सो फाइंड द स्लोप। लेकिन अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप इज सेम। स्लोप इज ऑलवेज सेम। स्लोप हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है। हर पॉइंट पे, मतलब आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स को चूज करके आप कैलकुलेशन कर लो, स्लोप हमेशा सेम रहेगा। अभी मैंने ये चीज आपको समझाई। लेकिन अगर ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप will be different for different choice of points. Slope will be different. Slope will be different for different choice of points. Choice of points. तो फिर वहां पे तो मेरे लिए बेटा स्लोप निकालना बड़ा ही, मतलब मुश्किल सी चीज हो जाएगी। ठीक है। क्यों? देखो, कोई स्टूडेंट तो ये दो पॉइंट्स चूज कर लेगा, या जैसे ये फिगर में दिए हुए हैं ए और बी। अब अगर मैं जनरली कह दूं कि आप स्लोप निकालो, तो कोई दूसरा स्टूडेंट कहेगा नहीं सर मैं तो ये वाले पॉइंट्स चूज कर लूंगा। तो वो जो सिचुएशन है वो हर एक स्टूडेंट की कैलकुलेशन अलग आएगी, बिकॉज सबकी चॉइस ऑफ पॉइंट्स अलग होगा। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को चूज करेगा, और जब आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को चूज करोगे तो आपका स्लोप डिफरेंट आएगा, और स्लोप डिफरेंट आएगा तो हो सकता है कि सभी का आंसर डिफरेंट आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करना चाहते हैं हम, मतलब व्हाट इज दैट कि वी शुड डू। तो देखो बेटा, पहले तो यहाँ पे एक बार हम ये समझ लेते हैं कि स्लोप आप निकालोगे कैसे। ठीक है। हाउ विल यू फाइंड द स्लोप if 2 points are given, if 2 points are given, 2 points are given। और वो आपको शायद ऑलरेडी याद होगा कि स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। अगर मैं इस ग्राफ से ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि यहाँ पे y1 है वैल्यू, और यहाँ पे y2 है, और ये जो लेंथ है y2 माइनस y1 वो किससे रिप्रेजेंट किया गया है, डेल्टा y से।
यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x1 है, यहाँ x का वैल्यू क्या है, x2 है। तो यहाँ पे स्लोप सिंपली क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाय में डेल्टा x, दिस विल बी द स्लोप एंड दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, tan थीटा। बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b ये स्लोप हो जाएगा। लेकिन देखो सुरभि पूछ रही है कि y इक्वल टू एक्स स्क्र कैसा है। बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। मैंने सिर्फ ये आपको बताया कि हर फंक्शन के लिए हम ग्राफ्स को डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन ग्राफ्स फॉर, वी कैन डिफाइन ग्राफ्स फॉर एवरी फंक्शन। अगर आप मान लो निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए आपको ग्राफ पता नहीं है कैसा आएगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे, एक टेबल बना लेंगे और फिर कुछ पॉइंट्स बना लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो x 0 है तो y भी क्या आएगा, इस इक्वेशन में पुट करने पे 0। x 1 है तो y भी क्या आएगा, 1 आएगा। x माइनस 1 है तो y भी क्या आएगा, 1 आएगा। x2 है तो y क्या आएगा, 4 आएगा। x माइनस 2 है तो y क्या आएगा, 4 आएगा। तो इन दैट वे यू कैन मेक द पॉइंट्स। एक पॉइंट ये आएगा 0 वाला, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो फिर हम ग्राफ को ऐसा बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी गेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बता दो बेटा, ये क्लियर है? हाँ, तो बस वो मैंने सिर्फ ये बताया कि हम उस ग्राफ को बना कैसे रहे हैं, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं किया। मतलब फॉर एवरी फंक्शन, फंक्शन का कोई भी फॉर्म दिया हो आप ग्राफ बना पाओगे, ठीक है। ओके, तो अगर मुझे ग्राफ पता हो और उस ग्राफ पे फिर मुझे 2 पॉइंट्स पता हो, तो मैं इस फॉर्मूला से मैं स्लोप निकाल लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में अभी मैंने आपको समझाया कि स्लोप्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो ऐसे ग्राफ्स के अंदर जो स्ट्रेट लाइन नहीं होते, मैं ओवरऑल 2 पॉइंट्स चूज करके मैं स्लोप नहीं निकालता। वहां पे हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है टू फाइंड द स्लोप एट ओनली वन पॉइंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? टू फाइंड द स्लोप, टू फाइंड द स्लोप एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट। अब तुम कहोगे सर एक पॉइंट पे कैसे स्लोप निकलेगा, हमें तो 2 पॉइंट्स के बीच में हम निकाल पाते हैं। तो उसका तरीका है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, मैं ये बी पॉइंट को शिफ्ट कर सकता हूँ। शिफ्ट करने का मतलब है मैं ए के पास लेके आ सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ ले आया, जैसा अभी मैंने फिगर में शो किया। मैं डिफरेंट कलर के पेन का यूज कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा ब्राइट कलर यूज करता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। तो मान लो मैं यहाँ पे ले आया इस पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ लाने से हुआ क्या कि जब अब मैं स्लोप निकालूंगा तो डेल्टा वाई मेरा ये वाला वैल्यू होगा, डेल्टा एक्स मेरा ये वैल्यू होगा। तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यूज क्या हो गई हैं, छोटी हो गई हैं, कम हो गई हैं, ठीक है। पहले के कंपैरिजन में ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स दोनों की वैल्यूज कैसी हो गई हैं, कम हो गई हैं। अब मैं थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूँ, मान लो, अगेन लेट मी चेंज द पेन। मान लो मैं थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूँ, तो मैंने पॉइंट को यहाँ ले लिया। मैं बी पॉइंट को क्लोज लेके आ रहा हूँ। मेरी चॉइस जो है वो दो पॉइंट्स में ऐसे चूज कर रहा हूँ जो पास पास आते जा रहे हैं, ठीक है। मैं फिर यहाँ ले आया अब उस बी को, और फिर अब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का वैल्यू अब और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यूज, मतलब जैसे जैसे मैं इस बी पॉइंट को ए के पास लेके आता जा रहा हूँ, ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। तो अब इमेजिन अ सिचुएशन, इमेजिन अ सिचुएशन कि ये जो डेल्टा एक्स है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, टेंडिंग टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, नॉट जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बी पॉइंट है
एग्जैक्टली एक ही लोकेशन पे ही आ गया है, मतलब इनमें फर्क है ही नहीं, ना के जैसा कोई फर्क है, ठीक है। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल ना के जैसा फर्क है। तो उस केस में मैं स्लोप जो लिखूंगा, आई विल राइट स्लोप इज इक्वल टू tan theta and this will be equal to अगेन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो हम लिखेंगे, लेकिन ये जो डेल्टा वाई बाय में डेल्टा एक्स हम निकाल रहे थे, अब इनकी वैल्यूज कैसी हैं, बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एक चीज मैं लिखता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब इसका मतलब थोड़ा सा सुन लेना, समझ लेना क्या है। देखो मैंने क्या कहा कि मैं बी पॉइंट को ए के पास लेके आऊंगा, ठीक है, और अल्टीमेटली ये दोनों पॉइंट्स ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहां पे इन दोनों के बीच में ना के बराबर गैप है, कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल ना के जैसा गैप है। और उस केस में अब ये जो चीज मैंने लिखी है, लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये बस मुझे यही रिप्रेजेंट कर रही है कि ए और बी के बीच में ना के जैसा गैप है। मतलब हमने लिमिटिंग केस में हम बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, वी आर टॉकिंग इन द लिमिटिंग केस एंड वी वांट द लिमिट्स टू बी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स जो एक्स का चेंज है वो ना के बराबर है। उस केस में मुझे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इन दैट केस आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो उस केस में देखो बेटा, फिर मेरा आंसर क्या आएगा, अभी मैं एक बार ये इरेज कर रहा हूं, तो अभी समझते हैं, ग्राफ से समझ लेते हैं कि उस केस में जो मैं कैलकुलेशन करूंगा उसका मतलब क्या होगा। एक बार सुनते जाओ, लास्ट में मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। देखो अब ए बी पॉइंट जो है बहुत पास आ चुका है ए के, बिल्कुल। अब जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो मुझे ये लाइन मिलेगी, एक टेंजेंट मिलेगा। देन जो लाइन मिलेगी, जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन मिलेगी, वो ये पिंक वाली लाइन मिलेगी जो भी आपको फिगर में दिखाई दे रही है। और उस केस में यहाँ वाला एंगल होगा थीटा, एंड जब मैं टेन थीटा निकालूंगा तो वो किस लाइन का स्लोप मिलेगा मुझे, इस लाइन का। और इस लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ, टेंजेंट एट अ पॉइंट ए। दिस इज टेंजेंट एट अ पॉइंट ए ऑन द curve. This is tangent at a point A on the curve. तो एक सेकेंड रुको, अब हम क्या लिखेंगे उस केस में कि tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप। किसका स्लोप है ये, इस लाइन का स्लोप ऑफ टेंजेंट, slope of tangent at a point A on the curve, on the curve। तो मैंने देखो आपको क्या बोला था कि मैं दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप नहीं निकालूंगा। अब मैं बी और ए के बीच में स्लोप नहीं निकाला, मैंने स्लोप निकाला किस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे निकाल लिया। लेकिन मैंने बड़े स्मार्टली कैसे निकाला, मैंने बी पॉइंट को एग्जैक्टली एक ही लोकेशन पे लाके रख दिया। तो आई हैव टू पॉइंट्स, आई कैन ज्वाइन दैम, बट अल्टीमेटली जो मुझे आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए के ऊपर ही मिलेगा, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं ए और बी सेम पॉइंट है। प्रैक्टिकली अगर मैं समझूं तो ए और बी सेम पॉइंट्स हैं, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे ये जो टेन थीटा आता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स।